बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और कोरोना वायरस की वजह से एक दिन मैं आपके साथ रब्ता नहीं कर पाया। मैंने कल टेस्ट करवाया था, आज उसकी रिपोर्ट आई है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैंने ट्विटर पे भी ये बता दिया था। जो लोग मेरे साथ इंटरेक्शन में रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग अपने कोरोना के टेस्ट करवाएँ और अगर उनको खुदा न खास्ता पॉजिटिव है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। अब मैं चंद दिन इस कमरे में रहूँगा और अपने आप को मैंने क्वारंटीन कर लिया है। यहीं से मैंने अपना सारा सामान, अपनी पूरी लाइब्रेरी, चीज़ें, सिस्टम, हर चीज़ यहाँ मंगवा ली है। तो यहीं से आपके साथ बातचीत होती रहेगी। और 2-3 दिन तो बड़ी शदीद बॉडी पेन थी, 2 दिन तक, और बुखार था, गला भी ख़राब हो गया था। कुछ आज मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ। अभी भी एक एंग्जाइटी है। मैं यहाँ से आपके साथ बातचीत तो करता रहूँगा, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया अनारकली में, और वहाँ पे बम धमाका हुआ और लोगों को जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को। और इस नौइयत के धमाके नॉर्मली हमारा दुश्मन मुल्क करता है और ये सारे इशारे उसकी तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को और तफ्तीशी इदारों को कुछ बंदे पकड़ लिए गए हैं और बहुत करीब पहुंच गए इस केस को रिजॉल्व करने के। आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और दुश्मन मुल्क जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, हमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी इदारों को। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और सदारती निज़ाम के हवाले से बहस बहुत ज़्यादा छिड़ गई है। यहाँ तक हुआ कि इसको पार्लियामान के अंदर डिस्कस किया गया और अपोजिशन ये चाहती है कि इसके ऊपर बात भी ना की जाए। यानी ये एक ऐसा मौजू है जिसको गुनाह समझा गया है, एक ऐसा मौजू है जिस पर बात भी नहीं की जा सकती। तो ये कैसी डेमोक्रेसी है कि आप बात ही नहीं कर सकते? यानी आइन के अंदर बेशुमार तरमीम अपोजिशन ने की हैं। 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम थी कि पूरा का पूरा आइन बदल कर रख दिया 18वीं तरमीम ने। वज़ीर आज़म को तीसरी दफ़ा, बल्कि बेशुमार दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल गया और बहुत सारी चीज़ें कर दी गई। तो आइन के अंदर बहुत सारी तरमीम की हैं और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की हैं। तो तब तो इनको कभी एहसास नहीं हुआ। और अब अगर आइनी तरमीम की बात की जा रही है तो वो गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो ये तरीका वारदात है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इससे मुझे नहीं लगता कि बात करने वालों को घबराना चाहिए। एक डिबेट है, खुलनी चाहिए, बातचीत इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं कौन सा कोई सदारती निज़ाम ला सकता हूँ? हाँ, लेकिन वो कैसे आएगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, और किस तरीके से यानी कौन इसके खिलाफ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान में कि सदारती निज़ाम आए। लेकिन याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट शायद वो आखिरी हल्का हो जो चाहे मजबूर होकर के सदारती निज़ाम पाकिस्तान में आए। वजह यह है कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासतदानों को कंट्रोल करना चाहती है और हुकूमत को कंट्रोल करना चाहती है, अगर तो सियासी जमातों का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कभी भी एक ऐसी हुकूमत नहीं बनने देगी जो बैसाखियों के ऊपर ना खड़ी हो। फिर तो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाएगा कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। एक ऐसा वज़ीर आज़म आ जाएगा, सदर आ जाएगा मुल्क के अंदर, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। उसको अपनी मर्जी के वजीर नहीं दिए जा सकेंगे। MNAs और MPs के जरिए से वजीर आला और वजीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि एक ऐसा सेटअप आ जाए। एस्टेब्लिशमेंट इसको तभी चाहेगी जब वो अपना सियासी रोल ख़त्म करना चाहें, जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि वो करें। अब या तो ये इल्ज़ाम गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा करना चाहती है, या फिर ये इल्ज़ाम गलत है कि ये जो कैंपेन चल रही है या जो लोग बातचीत इसके ऊपर कर रहे हैं, एक डिबेट चल रही है, इस डिबेट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। यानी सबसे बड़ा नुकसान मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई कंट्रोल करती है हुकूमतों को, इदारों को, वजारतों को, चीज़ों को मुल्क में, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को, तो फिर वो कभी नहीं चाहेगी कि ये लोग इतने मजबूत हों और एक सदर ऐसा आ जाए जो अपनी मर्जी की कैबिनेट लेकर आए, एक ऐसा आ जाए जिसको ब्लैकमेल ना किया जा सके, ऐसा आ जाए जिसको नंबर गेम के अंदर ना फंसाया जा सके। तो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी एक ताकतवर आदमी। तो एक तो ये अपने दिमाग से आप निकालें। दूसरा, ये एक डिबेट है, ये हो कैसे सकता है? कुछ लोग रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। रेफरेंडम के ऊपर भी 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक गेम डाली थी। वो मैं आपके सामने भी रख देता हूं, क्योंकि उस वक्त इनको पता ही नहीं था कि कभी किसी और की हुकूमत आ जाएगी। इनको लगता था कि हुकूमत या तो आएगी पीपल्स पार्टी की या आएगी मुस्लिम लीग नून की, किसी और की हुकूमत नहीं आ सकती। मुझे शरीफ खानदान के बहुत करीबी लोगों ने बताया कि नाश्ते के ऊपर मरी में एक दिन बातचीत हो रही थी, तो हमजा शहबाज ने नाम ले लिया
इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त वो एक छोटे मोटे लीडर थे। ये बहुत पुरानी बात है। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी नागवारी के साथ कहा कि वो ही इज़ नो वन, इसको डिस्कस ना करें आप। ये मुझे बात पता चली थी उस दौर में। तो मामला ये है कि उस वक्त इनको नहीं लगता था कि कभी भी कोई और तीसरी ताकत आ जाएगी। इनको लगा हमेशा पीपल्स पार्टी या PMLN ही ऑप्शन के तौर पर रहेंगे, और हम नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिस्टम में हमारी बका, हम पार्लिमानी सिस्टम को चलाते रहेंगे। तो 18वीं तरमीम के ऊपर इन लोगों ने क्या किया था, ये मैं आपको पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 18वीं अमेंडमेंट की गई थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे जो 18वीं तरमीम है, इसका जो 15वां पॉइंट है उसको आप निकाल लें, और उसका तीसरा पैराग्राफ है, और इसके अंदर फॉर क्लॉज 6 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, ये एक अमेंडमेंट है, इसको आगे लिखा हुआ है नंबर 6, और अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो 48 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। अब ये रेफरेंडम के बारे में क्या कहते हैं, इफ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर it necessary to hold a referendum on any matter of the national importance, he may refer the matter to a joint sitting of the Majlis-e-Shura Parliament, and if it is approved in a joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes और नो। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कोई कौमी मफाद का मामला, कोई बड़ा मामला, उसके ऊपर अगर वो चाहते हैं कि एक रेफरेंडम करवाया जाए, तो वो इस मामले को पहले ले जाएंगे मजलिस शूरा में या पार्लियामेंट में, जॉइंट सेशन के अंदर, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठेंगे। और अगर वहाँ पे इसकी अप्रूवल हो जाती है, वो इस बात को अप्रूव करते हैं, तो फिर उसके बाद यानी कि इसके ऊपर आप रेफरेंडम करवा लें, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस मामले को एक रेफरेंडम की तरफ भिजवा सकते हैं, और उसमें एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब लोग हाँ या ना की सूरत में देंगे। यानी मिसाल के तौर पे सवाल हो सकता है कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ जाए और पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो आगे होगा ऑप्शन हाँ या ना, तो आप हाँ या ना के अंदर जवाब देंगे। अगर तो रेफरेंडम होता है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये रेफरेंडम करवा सकते हैं आइन के मुताबिक। इस वक्त उनके पास अगर मजलिस शूरा या पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन वो बुलाते हैं जिसके अंदर सेनेटर और MNA सारे मौजूद हों, तो उनके पास इतनी अक्सरियत है कि वो आराम से रेफरेंडम की तरफ जा सकते हैं और लोग इसके अंदर अपनी राय दे सकते हैं। अब आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लोग ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आईने पाकिस्तान तब्दील नहीं हो रहा पूरा का पूरा, बल्कि उसके अंदर कुछ तरमीम की जा सकती हैं। यानी आप पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम ला सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि सदारती निज़ाम को जानबूझकर कंट्रोवर्शियल किया जाता है कि ये डिक्टेटरशिप है, क्योंकि इससे पहले जितने सदर ताकतवर आए वो सारे के सारे कौन थे, वो डिक्टेटर थे, तो इसलिए उसके ऊपर एक छाप लग गई। लेकिन अमेरिका के सदर को कोई डिक्टेटर नहीं कहता, चाइना में कोई नहीं कहता, रूस में नहीं कहते, तुर्की में नहीं कहते, बहुत सारी और जगहों पे जहाँ सदारती निज़ाम है कोई नहीं कहता, ईरान में कोई नहीं। डिक्टेटरशिप कुछ और होती है और डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस के तहत बनने वाला सदर कुछ और चीज़ होता है। अब आईने पाकिस्तान को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर ताकत का सरचश्मा अवाम है, यानी सबसे बड़ा इक़्तिदार अल्लाह ताला का है, मालिक इक़्तिदार का अल्लाह ताला है, और पाकिस्तान की अवाम इक़्तिदार जो है वो सौंप देती है अपने मुंतखब नुमाइंदों को, और ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। पाकिस्तान का आइन इस बात की ज़मानत देता है कि अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो इक़्तिदार चलाया जाएगा। अब अवाम की उमंगों का पता कैसे किया जा सकता है, वो या तो आप इलेक्शन के अंदर पता कर लेते हैं, लोग राय दे देते हैं, या फिर आप पता कर लेते हैं रेफरेंडम के ज़रिए से। तो ये रेफरेंडम कोई गैर कानूनी चीज़, गैर आइनी चीज़ नहीं है। आइन में तरमीम भी कोई गुनाह कबीरा नहीं है। आइन में जब चाहें तरमीम आप कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर्स मुकम्मल हैं तो। रेफरेंडम का सोशल मीडिया पर रेफरेंडम जब भी लोगों ने करवाया तो 90% लोग जा रहे हैं कि सदारती निज़ाम लेकर आओ। तो अगर ये रेफरेंडम पाकिस्तान में भी होता है तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर लोग यही कहेंगे कि सदारती निज़ाम लेकर आओ। फिर पार्लियामेंट के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी ने उन सबके ऊपर ये दबाव होगा अगले इंतखाबात में कि हमें ये कानून साजी करनी पड़ेगी, और इस बुनियाद के ऊपर जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर बहुत मुमकिन है कि लोग ऐसे लोगों को वोट दें जो ये वादा करके आए कि वो सदारती निज़ाम की तरफ कानून साजी करवाएंगे। मुमकिन है। अब इसमें कोई रेफरेंडम गुनाह नहीं है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इसकी इजाज़त है। दुनिया के बेशुमार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सैकड़ों मरतबा दुनिया में रेफरेंडम हो चुके हैं। आखिरी जो रेफरेंडम मुझे याद है वो 2016 में हुआ था। बरतानिया ने यह फैसला किया था कि उसको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना है या नहीं रहना।
2016 में, और बरतानिया की पब्लिक ने यह फैसला किया था। उसकी भी अपनी एक आईनी हुदूद है ना, लेकिन वहां के लोगों ने फैसला किया, पार्लियामान ने नहीं किया। लोगों ने रेफरेंडम, उन्होंने कहा जी ठीक है लोग फैसला करें, तो लोगों ने फैसला सुना दिया और उसके मुताबिक इंप्लीमेंट हो गया। तो मामला बड़ा सादा है कि दुनिया भर में रेफरेंडम करवाए जाते हैं, कोई गुनाह की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आइन को तब्दील किया जा सकता है, पूरा आइन तो नहीं बदलने जा रहे, लेकिन उसके अंदर तरामीम की जा सकती हैं, जैसे कि बेशुमार तरामीम पहले भी हो चुकी हैं। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें जो नोटरी पब्लिक है वहाँ चार्ल्स बरतानिया में, वो कुछ एतराफ़ कर रहा है। अब वो जो एतराफ़ हैं वो राना शमीम को लेकर बैठ गए हैं। एक तो राना शमीम साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर आयद हो। वो कहते हैं जी इसके कंटेंट के ऊपर बात करें, नून लीग भी यही कह रही है। लेकिन अगर इसहाक डार साहब के बयान अल्फी के ऊपर जाएं आप, तो वो कहते हैं इसहाक डार साहब के बयान अल्फी के कंटेंट के ऊपर बात ना करें, वो ज़बरदस्ती लिखवाया गया था। यानी वहाँ पे बैंक अकाउंट मेंशन है, वहाँ पे बंदों के नाम मेंशन है, वहाँ पे ID कार्ड मेंशन है, वहाँ पे हर किस्म का सबूत मौजूद है। लेकिन इसहाक डार साहब के बयान हल्फी के कंटेंट के ऊपर या जो उसके अंदर लिखा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करने देते। PMLN वाले हमेशा मना करते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप बयान अल्फी को छोड़ें, किन हालात में दिया वो भी छोड़ें, नवाज शरीफ के दफ्तर में दिया वो भी छोड़ें, किस दबाव में दिया वो भी छोड़ें, आप सिर्फ इसके कंटेंट के ऊपर बात करें। अब ज़रा आप गौर करें, एक तो बयान हल्फी के बाद जो है जो सूरत पाकिस्तान में पैदा हुई और जिस तरह इसको छपवाया गया, जंग और जियो ग्रुप को ऐसा लगता है कि फिर रिलीफ मिल गया है। यानी ये कहते हुए दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कानून सबके साथ एक जैसा रखना है तो फिर अदालत को सबको सज़ा देनी चाहिए थी। क्योंकि इसके ऊपर अभी एक फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो मैं अपनी राय इस मामले पे दे सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि सहाफ़ियों को मुक़द्दस गाय नहीं बनाना चाहिए और उनको मुक़द्दस गाय नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग अदालतों के ऊपर दबाव डालें और फिर बड़े आराम से वो निकल जाएं। पाकिस्तान की अदालतें सबसे ज़्यादा मोहतरम है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से सब ये उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ का और कानून का बोलबाला करेंगे। अब आ जाए इस मामले पे कि राना शमीम के हलफनामे में जो नोटरी पब्लिक था उसकी जो 5 ऑडियोज़ आई हैं और उनका फोरेंसिक ऑडिट भी हो गया है और उसके अंदर वो दुरुस्त करार दे दी गई हैं। अब सबसे पहले चार्ल्स गोथराई जो है वो ये कहता है, पहला ऑडियो, जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे। दूसरा ऑडियो, कौन सा दफ्तर था, जैसे यहां लंदन में? तो गोथराई ने जवाब दिया, मार्बल आर्च, वहां पे एक दफ्तर है और सब जानते हैं। तीसरी ऑडियो उसमें यह कहती है कि उसमें गोथराई से मजीद पूछा गया, क्या वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे? अब यह पूछा जा रहा है जज के बारे में, राना शमीम के बारे में, जब वो वहां दोस्ताना माहौल में थे। गोथराई का जवाब था, जी बहुत दोस्ताना माहौल, जी बहुत। चौथी ऑडियो, ये उनके दोस्त हैं, आपको मेरी बात समझ आई? जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मैं आपको पाकिस्तान में हेड जज बना दूंगा, इस किस्म की बात थी। और अगर आप हेड जज रहे हों और 10 से 15 साल हुक्मरानी की हो, वो ऐसे दोस्त थे। अब वो ये बता रहे हैं कि इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा नवाजा है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चीफ जज साहब को हेड जज बना के, और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे माहौल में थे। 5वीं ऑडियो जो है उसमें यह है कि गोथराई ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज़ात का पूरी तरह मुताला नहीं किया। यानी गोथराई कह रहा है कि मैंने खुद, चार्ल्स कदरी ये कह रहा है कि मैंने उसका अच्छी तरह मुताला नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं जानता था कि इनमें नवाज शरीफ के बारे में कोई बड़ी बात है। ताहम उन्होंने इन दस्तावेज़ात को सरसरी देखने के बाद उनकी तस्दीक कर दी, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। इन दस्तावेज़ात को मुनासिब अंदाज में देख नहीं सका। इस बयान हल्फी की तमाम कापियाँ मेरे फ़ोन में मौजूद हैं। अब इन 5 का जो है फोरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की है, तमाम ऑडियोज़ हकीकी हैं। इस बात का तयन करने के लिए अदालती तौर पर जांच पड़ताल की गई कि आया ये ऑडियोज़ हकीकी, गैर मिलावटशुदा और गैर तरमीमशुदा हैं। अब आप 2 नंबरी चेक करें कि कैसे लेवल की 2 नंबरी है। करते क्या है, सबसे पहले बंदे को बुलाते हैं, फिर बंदे को नवाजते, फिर बंदे को अपने दफ्तर में बुलाते हैं वो वजीरा तौर पे, फिर दफ्तर के अंदर जो है वो नोटरी पब्लिक को बुलाते हैं, उसके सामने दोस्ताना माहौल के अंदर साइन करवाते हैं, फिर उसके बाद जंग अखबार में खबर छपवाते हैं, उसमें द न्यूज़ के अंदर खबर छपवाने के बाद उस खबर के ऊपर अपना मुद्दा खड़ा करते हैं। भाई तुम्हारे पास, तुम्हारे दफ्तर के अंदर पहले दिन वो नोटरी पब्लिक के पास आके वो तस्दीक करवा के जा रहा है, उस दिन खोलो इसको। यानी आप 2 नंबरी का और तरीका वारदात आप देखें कि पहले एक काम किया,
एक पेपर बनवाया, फिर उस पेपर को खुद नहीं शाया किया, किसी सहाफ़ी को दिया, उससे अखबार में लगवाया, फिर अखबार की उस खबर की बुनियाद के ऊपर सियासत शुरू की। यानी कितना गहरा काम करते हैं और कितने ज़बरदस्त तरीके से शरीफ ख़ानदान जो है वो चीज़ों को मैनेज करता है। देखिए आप, अभी सहाफ़ियों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक फड्डा चल रहा है शहबाज गिल साहब की वीडियो को लेकर। मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल साहब ने कोई गलत बात की है। मेरे स्कूल को, मेरी मादरे इल्मी को कोई अगर बुरा कहेगा तो मैं रिएक्ट करूँगा। और यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मीडिया को झूठा कहने पर तारिक जमील साहब से मालिक साहब ने माफ़ी मंगवाई थी, अहमद मीर के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर, और उनसे माजरत करवाई थी कि मीडिया को आपने झूठा क्यों कहा, माफ़ी मंगवाई उनसे। लेकिन अब ये देखें आप कि मीडिया को भौंकने वाला कुत्ता भी कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई माफ़ी का तकाजा नहीं कर रहा और कोई इसके ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं है। और एक शहबाज गिल की आप कहते हैं कि मुझे शहबाज गिल के लहजे से बाज़ औक़ात इख्तलाफ रहता है, वो बहुत ज़्यादा तल्ख़ हो जाता है। यानी शहबाज गिल ऐसे तल्ख़ हो जाता है जैसे मीडिया में एंकर्स होते हैं। अब ये लाइसेंस तो सिर्फ हमारे एंकर्स के पास है ना कि हम जितना मर्जी तल्ख़ होकर बोलें, जितना मर्जी गुस्से में बोलें, हमें ये लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर बाकी लोग भी बोल रहे हैं तो उनका भी फिर आप एहतराम करें। अगर आप गुस्से में बोल सकते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। अगर आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का गिरेबान, किसका गिरेबान पकड़ें, वज़ीर-ए-आज़म का गिरेबान पकड़ें, किसका पकड़ें, और आप इस किस्म के अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया में क्या कुछ नहीं बोला जाता, मैं खुद बड़े सख्त अल्फाज बोल देता हूँ। तो फिर अगर हम बोलते हैं तो फिर हमें सुनने का भी हौसला होना चाहिए। ये गलत बात है कि वन साइडेड हम ट्रैफिक चलाएं। और दूसरी बात यह है कि खातून अव्वल वाले मामले के अंदर क्या हुआ उस केस का। यानी मामला शुरू हुआ था, सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है वहाँ से, और जब ये दिखाया गया कि ये सहाफ़ी कैसे हरासा करते हैं तो उसके ऊपर अभी तक क्या हुआ अदालत में? क्या कुछ हुआ? क्या किसी सहाफ़ी के खिलाफ एक्शन हुआ? क्या पूछा गया कि एक खातून अव्वल है जो सियासत में हिस्सा भी नहीं ले रही, आप अगर उसको बार बार जादूगरनी कहते हैं, उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं जिनका कोई सबूत आपके पास नहीं है या आप साबित नहीं कर पाते, और उनकी निजी ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है इससे। यानी पॉलिटिकल लोग हों तो ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें। एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी भी ना दिखाओ, वो निजी ज़िंदगी है, और दूसरी तरफ एक खातून अव्वल को आप डायरेक्टली टारगेट करते हैं, हालांकि वो सियासत में भी नहीं है। ये दोहरा मेयार पाकिस्तान में चलता है। और मैंने देखा है पाकिस्तान के इदारे, चाहे बड़े बड़े इदारे हों, वो सारे जो है वो इस माफिया के सामने घुटने टेक देते हैं नॉर्मली। देखें कब तक टेकते हैं। हम बात करते रहेंगे, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।